सरहद पार से अपने सपनों की रानी क्या कौस्तुभ को मिल पाई? इंडो पाक कल्चरल मिशन के लिए जिन 5 शिक्षकों का चयन हुआ है उनमें एक नाम कौस्तुभ का भी है। अभी 2 साल पहले ही तो IIT कानपुर से M.Tech करने के बाद प्रवक्ता के पद पर सीधे सीधे यहीं आया था। स्टाफ रूम के खन्ना सर किसी न किसी बहाने लाहौर की चर्चा करते रहते हैं। वह आज तक इतने और ऐसे ढंग से किस्से सुनाते रहे हैं कि लाहौर और खासकर अनारकली बाजार की मन में पूरी तस्वीर उतर गई है। इस चयन से कौस्तुभ के तो मन की मुराद पूरी हो गई। सुनैना जी बेटे कौस्तुभ की शादी के सपने देखने लगी हैं। ठीक भी है, सभी माता पिता की इच्छा होती है बेटे को सेहरा बांधे घोड़ी पर चढ़ते देखने की। छमछम करती बहू घर में घूमती सबको अच्छी लगती है। सुबह सुबह चूड़ियां खनकाती जब वो हाथ में गर्मागर्म चाय का प्याला पकड़ाती है तो चाय का स्वाद ही बदल जाता है। फिर 2-3 साल में एक बच्चा लड़खड़ाते कदम रखता दादी पर गिर पड़े तो क्या कहने। बस अब तो सुनैना जी की यही तमन्ना है। उन्होंने तो अभी से नामों के लिए शब्दकोश भी देखना शुरू कर दिया है। उदेश जी उनके इस बचकानेपन पर अक्सर हंस पड़ते हैं। क्या सुनैना, सूतना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा वाली कहावत तुम अभी से चरितार्थ कर रही हो। कहीं बात तक नहीं चली है, लड़का शादी को तैयार नहीं है और तुमने उसके बच्चे का नाम भी ढूंढना शुरू कर दिया। लाओ चाय पिलाओ या वह भी बहू के हाथ से पिलवाने का इरादा है। अब तो मेरी हर बात ऐसे ही मजाक में उड़ा देते हैं। शादी तो आखिर होगी ना, बच्चा भी होगा ही, तो नाम सोचने में बुराई क्या है। ये बोलकर सुनैना किचन में चली गईं और 2 कप चाय लेकर आईं। एक कप उन्हें पकड़ाया और दूसरा अपने सामने की तिपाई पर रखा। प्याला होंठों से लगाते हुए उदेश जी ने फिर चुटकी ली। अच्छा बताओ, क्या नाम सोचा है? अरे इतनी जल्दी दिमाग में आता कहाँ है? वैसे भी मैं नाम रखने में इतनी तेज कहाँ हूँ। तेज तो सुमेघा थी, उसने तो मेरी शादी तय होते ही मेरे बेटे का नाम चुन लिया था। उसी का रखा हुआ तो है कौस्तुभ नाम। अच्छा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। उदेश जी की आवाज में चुहल साफ थी। है कहाँ आपकी वह नामकरनी सहेली जी? आपने तो हमसे कभी मिलवाया ही नहीं। क्यों मिलवाया क्यों नहीं? शादी के बाद उसके घर भी हो आए हैं आप। कितनी बढ़िया तो दावत दी थी उसने, भूल गए? उलाहना दिया सुनैना जी ने। अरे हाँ, वह लंबी सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखों वाली। अब कहाँ है? कभी मिले नहीं न उसके बाद, न फोन न पत्र। बाकी सहेलियों से तो तुम मिल ही लेती हो, विदेश में कहीं है क्या? उदेश जी अब गंभीर थे। वह कहाँ है, इसकी किसी को खबर नहीं। बचपन की सहेली का इस तरह गुम हो जाना सुनैना जी की जिंदगी का एक बहुत ही दुखदायी अनुभव है। वो अक्सर उनकी फोटो देखकर रो पड़ती हैं। कौस्तुभ समेत 5 शिक्षकों और 50 छात्रों का ये दल लाहौर पहुंच गया है। लाहौर मुंबई की तरह पूरी रात तो नहीं पर आधी रात तक तो जागता ही रहता है। शहर के बीचों बीच बहती रोशनी में नहाई नहर की लहरें इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। एक रात मेहमानों का पूरा दल अलमहरा थिएटर में नाटक भी देख आया। लाहौर घूमकर ये दल पाकिस्तान घूमने निकला। हड़प्पा देखने के बाद दल ननकाना साहब भी गया। गुजरांवाला की गलियां और कराची की हवेलियां भी देखी गईं। पाकिस्तान का पंजाब तो उन्हें भारत का पंजाब ही लगा। वही सरसों के लहलहाते खेत और तंदूर पर रोटी सेंकती गाती हुई औरतें। वही बड़ा सा लस्सी भर गिलास और मक्के की रोटी पर बड़ी सी मक्खन की डली। 55 भारतीयों ने यही महसूस किया कि गुजरे हुए 55 सालों में राजनेताओं के दिलों में चाहे कितनी भी कड़वाहट आए हो, पाकिस्तानी अब भी अपने सपनों में अमृतसर के गली कूचे घूम आता है और हिंदू दोस्तों की खैरखबर जानने को उत्सुक है। कौस्तुभ की अगुवाई में 10 छात्रों ने लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज के 25 चुने हुए छात्रों से मुलाकात की। भारत पाक विद्यार्थी आपस में जितने प्रेम से मिले और जिस अपनेपन से विचारों का आदान प्रदान किया, उसे देखकर यही लगा कि एक परिवार के 2 बिछुड़े हुए संबंधी अरसे बाद मिल रहे हों। और वह लड़की हाथ जोड़ सबको नमस्ते कर रही है। कौस्तुभ के पूछने पर उसने अपना नाम केतकी बताया। गुलाबी सूट में लिपटी उस लंबी छरहरी गोरी युवती ने पहली नज़र में ही कौस्तुभ का दिल जीत लिया था। रात में कौस्तुभ बड़ी देर तक करवटें बदलता रहा।
उसकी यह बेचैनी जबड़ा निरंजन किशोर से देखी नहीं गई, तो वह बोल पड़े, क्या बात है कौस्तुभ, लगता है कहीं दिल दे आए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर न जाने क्यों उस लड़की के ख्याल मात्र से मन बार बार उसी पर अटक रहा है। मैं खुद हैरान हूँ। देखो भाई, यह कोई अजीब बात नहीं है। तुम जवान हो, लड़की सुंदर और जहीन है। तुम कहो तो कल चल पड़े उसके घर। किशोर हल्के मूड में थे। वो मन ही मन सोचने लगे कि ये तो इस लड़की को लेकर सीरियस है। चलो कल देखते हैं। हॉलीडे इन में सभी पाकिस्तानी छात्र छात्राओं को इकट्ठा होना ही है। किशोर गंभीर हो गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस प्रकरण को किसी न किसी तरह अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। दूसरे दिन किशोर तब सकते में आ गए जब कौस्तुभ ने उन्हें केतकी से सिर्फ मिलवाया ही नहीं बल्कि उसका पूरा पता लिखा पर्चा उनकी हथेली पर रख दिया। किशोर भी उस लड़की से मिलकर हैरान रह गए। उसकी भाषा में शब्द हिंदी के थे। वह ऐतराज नहीं, आपत्ति बोल रही थी। उन्होंने आग्रह किया कि वो उसके माता पिता से मिलना चाहेंगे। अगले दिन वे दोनों केतकी के घर पहुंचे तो उसने बताया कि पापा किसी काम से कराची गए हैं। हाँ, ममा आ रही हैं। मिलने तब तक नौकर सत्तू की कचौड़ी और चने की घुघनी लेकर आ चुका था। केतकी की ममा आई तो उनको देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। सफ़ेद सिल्क की चौड़े किनारे वाली साड़ी में उनका व्यक्तित्व किसी भारतीय महिला की तरह ही निखर रहा था। वो मंद हंसती रहीं और एक तश्तरी में कचौड़ी घुघनी रखकर उन्हें दी। उन्हें देखकर दोनों अभिभूत थे। जितनी सुंदर बेटी उतनी ही सुंदर माँ। देखिए मैडम, मेरे दोस्त को आपकी केतकी बेहद पसंद है। किशोर बोले, पता नहीं इसके घर वाले मानेंगे या नहीं, लेकिन आप लोगों को ऐतराज न हो तो मैं भारत पहुंचकर कोशिश करूं। आप कहें तो आपके पति से मिलने और इस बारे में बात करने के लिए दोबारा आ जाऊं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, केतकी की ममा बोली। मुझे केतकी ने सब कुछ बता दिया है और हम दोनों को कोई ऐतराज नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश होऊंगी अगर मेरी बेटी का ब्याह भारत में हो जाए। क्यों, क्या आप लोग उधर से इधर आए हैं? कौस्तुभ ने पूछा। हाँ, हम बंटवारे के बहुत बाद में आए हैं। मेरे माता पिता तो अभी भी वहीं हैं। अच्छा, कहाँ की हैं आप? वो बहुत भावुक होकर बोली, पटना की। किशोर को लगा कि उन्हें अपने अतीत में गोता लगाने के लिए अकेले छोड़ देना ही ठीक होगा। अतः कौस्तुभ का हाथ पकड़ धीमे से नमस्ते कहकर वे वहां से चल दिए। घर में पूरा हंगामा मच गया। एक मुसलमान और वह भी पाकिस्तानी लड़की से कौस्तुभ का प्रेम। सुनैना ने तो साफ मना कर दिया कि एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार में ऐसी मिलावट कैसे हो सकती है। किशोर की सारी दलीलें बेकार गईं। आंटी, लड़की संस्कारी है। किशोर ने बताया, उसकी माँ आपके पटना की हैं। होगी, पटना में तो बहुत मुसलमान हैं। केवल इसलिए कि वह मेरे शहर की है, उससे मैं रिश्ता जोड़ लूं। संभव नहीं है। किशोर मन मारकर चले गए। सुनैना जी ने ये सोचकर मन को सांत्वना दे ली कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, उसका भी भर जाएगा। उस दिन शाम को उद्देश जी ने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक अपरिचित सज्जन खड़े थे। हाँ, कहिए, किससे मिलना है आपको? आपसे। आप कौस्तुभ दीक्षित के वालिद हैं न? आने वाले सज्जन ने हाथ आगे बढ़ाया। उद्देश जी आंखों में अपरिचय का भाव लिए उन्हें हाथ मिलाते हुए अंदर ले आए। मैं अनवर अंसारी। सोफे पर बैठते हुए आगंतुक ने अपना परिचय दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में सिर्फ इसलिए आ गया कि आपसे मिल सकूं। हाँ, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उद्देश बहुत हैरान थे। मैं अपने चचेरे भाई अहमद की बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये रही उसकी फोटो और बायोडेटा। मैं परसों फोन करूँगा। मेरा भाई डॉक्टर है और उसकी बीवी केमिस्ट्री में रीडर। अच्छा खाता पीता परिवार है। लड़की भी सुंदर है। इतना कहकर उन्होंने लिफाफा आगे बढ़ा दिया। नौकर मोहन तब तक चाय नाश्ता लेकर आ चुका था। हकीबकी उद्देश्य को थोड़ा सहारा मिला। सामान्य व्यवहार कर सहज ढंग से बोले, आप पहले चाय तो लीजिए। तकल्लुफ के लिए शुक्रिया। बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ तो आपके यहाँ खाना पीना बेअदबी होगी, इजाजत दें।
कहकर वो उठ खड़े हुए और नमस्कार करके चलते बने। सुनैना भी आ गईं। उन्होंने लिफाफा खोला। अचानक ध्यान आया कि कहीं ये वही पाकिस्तान वाले लोग तो नहीं हैं। फिर सीधे सपाट स्वर में उद्देश्य से कहा, उनका फोन आए तो मना कर दीजिएगा। तभी कौस्तुभ आ गया और मेज पर चाय नाश्ता देखकर पूछ बैठा, पापा कौन आया था? तेरे रिश्ते के लिए आए थे। उद्देश्य जी ने लिफाफा आगे बढ़ाया। फोटो देखकर कौस्तुभ एकदम चौंका, अरे ये तो वही लाहौर वाली केतकी है। लाहौर से आए थे? कौन आया था? नहीं, इलाहाबाद से उसके चाचा आए थे। उद्देश्य जी बेटे की इस उत्कंठा से परेशान हुए। अच्छा, वे लोग भी इधर के ही हैं? कुछ बताया नहीं उन्होंने। बस तू रहने दे। सुनैना देवी बोली, जिस गली जाना नहीं उधर झांकना क्या। जा, हाथ मुंह धो, मैं नाश्ता भेजती हूँ। दिन बीतते रहे। दिनचर्या रोज के धर्रे पर चलती रही, लेकिन 15वें दिन सुबह सुबह घंटी बजी। मोहन ने आने वाले को अंदर बिठाया। सुनैना जी आईं और नीली साड़ी में लिपटी एक महिला को देखकर थोड़ी चौंकी। महिला ने उन पर भरपूर नजर डाली और बोली, मैं केतकी की माँ। सुनैना ने देखा, अचानक दिमाग में कुछ कौंधा, लेकिन आप, तुम, सुमय, और वो महिला उनसे लिपट गई। सुनैना, तूने पहचान लिया। लेकिन सुमेधा, केतकी, लाहौर। सुनैना जैसे आसमान से गिरी। उनकी बचपन की सहेली सामने है। कौस्तुभ की प्रेयसी की माँ, लेकिन मुसलमान। सिर चकरा गया। अपने को मुश्किल से संभाला तो दोनों फूटकर रो पड़ी। आंखों से झरते आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हुई सुनैना उन्हें पकड़कर बेडरूम में ले गईं। बैठ आराम से, पहले पानी पी। सुनैना, 25 साल हो गए। मन की बात नहीं कह पाई हूँ किसी से, माम पापा से मिली ही नहीं तब से। बस याद करके रो लेती हूँ। अच्छा, पहले तू शांत हो। कितना रोएगी? चल किचन में चल, पकौड़े बनाते हैं तोरी वाले, आम के अचार के साथ खाएंगे। सुमेधा ने अपने आप को अब तक संभाल लिया था। मुझे रो लेने दे। 25 साल में पहली बार रोने को किसी अपने का कंधा मिला है। रो लेने दे मुझे। सुमेधा की हिचकियां बंधने लगीं। सुनैना भी उन्हें कंधे से लगाए बैठी रहीं। ननों के कटोरे भर जाएंगे तो फिर छलकेंगे ही। उनकी आंखों से भी आंसू झरते रहे। बड़ी देर बाद सुमेधा जी शांत हुई, मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, अच्छा, एक गिलास शरबत पिला। दोनों ने शरबत पिया। फिर सुमेधा ने अपने आप को संभाला। सुनैना ने पूछा, लेकिन तू तो उस रमेश। सुनैना, तूने मुझे यही जाना। हम दोनों ने साथ साथ गुड़िया खेलकर बचपन विदा किया और छिप छिप कर रोमांटिक उपन्यास पढ़कर यौवन की दहलीज लांघी। तुझे भी मैं उन्हीं लड़कियों में से एक लगी जो माँ बाप के मुंह पर कालिख पोतकर प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। सुमेधा ने सुनैना की आंखों में सीधे झांका। लेकिन वह आंटी ने भी यही। सुनैना उनसे नजर नहीं मिला पाई। सुन, मेरी हकीकत क्या है यह मैं तुझे बताती हूँ। तुझे कुलसुम आपा याद हैं? हमसे सीनियर थीं। स्कूल में ड्रामा डिबेट में हमेशा आगे। हाँ, वो जस्टिस अंसारी की बेटी। सुनैना को जैसे कुछ याद आ गया। पापा पहले उन्हीं के तो जूनियर थे। और कुलसुम आपा का छोटा भाई, वो लड्डन यानी अहमद न, हैंडसम सा लड़का। हाँ वही। सुमेधा बोली, तू तो शादी करके ससुराल आ गई। मैंने केमिस्ट्री में MSc की। तब तक वह लड्डन डॉक्टर बन चुका था। कुलसुम आपा की शादी हो चुकी थी। उस दिन वो मुझे ट्रीट देने ले गईं। अंसारी अंकल की कार थी। अहमद चला रहा था, मैं पीछे बैठी थी। लौटते हुए कुलसुम आपा अचानक अपने बेटे को आइसक्रीम दिलाने नीचे उतरी और अहमद ने गाड़ी भगा दी। मुझे तो चीखने तक का मौका नहीं दिया। एकदम एक दूसरी कार आकर रुकी और अहमद ने मुझे खींचकर उस कार में डाल दिया। 2 आदमी आगे बैठे थे। तू होश में थी? होश था, तभी तो सब कुछ याद है। मुझे ज्यादा दुख तो तब हुआ जब पता चला कि सारा प्लान कुलसुम आपा का था। मैं शायद इसे अहमद की सफाई मान लेती, लेकिन अंसारी अंकल ने खुद ये बात मुझे बताई। उन्हें अहमद का यहाँ का पता कुलसुम आपा ने ही दिया था। वह भागे आए थे और मुझे छाती से लगा लिया था। ये सच है, अहमद मुझे पाना चाहता था पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मुझे भगाता। एक औरत होकर कुलसुम आपा ने मेरा जीवन नरक बना दिया।
क्या बिगाड़ा था मैंने उनका? हमेशा मैंने सम्मान दिया उन्हें लेकिन। और सुमेधा ऊपर देखने लगी। जज अंकल गए थे तेरे पास तो अहमद को क्या कहा उन्होंने? बात की तह में जाने के लिए सुनैना ने पूछा। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि अहमद ने मेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की। मेरे ना कहने पर वे बोले, देखो बेटा, ये जीवन अल्लाह की दी हुई नेमत है। इसे गंवाने की कभी मत सोचना। इसके लिए सजा इस बूढ़े बाप को मत देना। तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। सुनैना, मेरा तो जीवन इन भाई बहन ने बर्बाद कर ही दिया था। अब मैं नवनीत, गरिमा और मम्मी पापा की जिंदगी क्यों नरक करती? ठीक किया न? सुमेधा की आंखें एकदम सूखी थीं। तो तूने अहमद से समझौता कर लिया? जज अंकल ने कहा कि बेटा, मैं तो इसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, हो सके तो तू कर दे। उन्होंने अहमद से कहा, देख, यह मेरी बेटी है। इसे अगर जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें दोनों मुल्कों में कहीं का नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बार वह केतकी के जन्म पर आए थे, बहुत प्यार किया इसे। ये तो कई बार दादा दादी के पास हो भी आए। 2 बार तो अंसारी अंकल इसे मम्मी से भी मिलवा लाए। जानती है सुनैना, अंसारी अंकल ने कुलसुम आपा को कभी माफ नहीं किया। आंटी उनसे मिलने को तरसती मर गईं। आंटी को कभी वह लाहौर नहीं लाए। अंकल ने अपने ही बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया और जायदाद मेरे और केतकी के नाम कर दी। शायद आंटी भी अपने बेटे बेटी को कभी माफ नहीं कर सकी, तभी तो मरते समय अपने सारे गहने मेरे पास भिजवा दिए। सुमेधा की दुख भरी कहानी सुनकर सुनैना सोचती रही कि एक ही परिवार में अलग अलग लोग, अंकल इतने शरीफ और बेटा बेटी ऐसे। कौन कहता है कि धर्म इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है? इंसानियत का नाता किसी धर्म से नहीं, उसकी अंतरात्मा की शक्ति से होता है। लेकिन ये बता, तूने अहमद को माफ कैसे कर दिया? हाँ, मैंने उसे माफ किया, उसके साथ निभाया। मुझे उसकी शराफत ने, उसकी दरियादिली ने, उसके सच्चे प्रेम ने, उसके पश्चाताप ने इसके लिए मजबूर किया था। अहमद और शराफती? सुनैना चौंक कर पूछ बैठी। हाँ सुनैना, उसने 2 साल तक मुझे हाथ नहीं लगाया। मैंने उसे समझने में बहुत देर लगाई, लेकिन फिर ठीक समझा। मैं समझ गई कि कुलसुम आपा इसे न उकसाती, शह न देती तो वो कभी भी ऐसा घिनौना कदम नहीं उठाता। मैंने उसे बिलख बिलख कर रोते देखा है। अहमद ने एक नेक काम किया कि उसने मेरा धर्म नहीं बदला। मैं आज भी हिंदू हूँ, मेरी बेटी भी हिंदू है। हमारे घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनता है। बस केतकी के जन्म पर उसने एक बात कही, वह भी मिन्नत करके, कि मैं उसका नाम बिल्कुल ऐसा न रखूं जो वहां चल ही ना पाए। तू सच कह रही है? अहमद ऐसा है। सुनैना को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ, अहमद ऐसा ही है सुनैना। वह तो उस पर जुनून सवार हो गया था। मैंने उसे सचमुच माफ कर दिया है। तो तू पटना क्यों नहीं गई? एक बार तो आंटी से मिला। मुझ में साहस नहीं है। तू ले चले तो चलूं। मायके की देहली के दरस को तरस गई हूँ। सुनैना, एक बार मम्मी से मिलवा दे, तेरे पैर पड़ती हूँ, कहकर सुमेधा सुनैना के पैरों पर गिर पड़ी। क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? मैं तुझे ले चलूं? क्या मतलब? देख, मम्मी ने कहा है कि अगर तू केतकी को अपनाने को तैयार हो गई तो वह अपने हाथों से कन्यादान करेगी। बेटी न सही, बेटी की बेटी तो इज्जत से बिरादरी में चली जाए। तू लाहौर से अकेली आई है? नहीं, अहमद और केतकी भी हैं। मेरी हिम्मत नहीं हुई उन्हें यहाँ लाने की। अच्छा, उद्देश को आने दे। सुनैना बोली, देखते हैं क्या होता है। तू कुछ खा पी तो ले। सुनैना ने उद्देश को फोन किया और सोचती रही कि क्या धर्म इतना कमजोर है कि दूसरे धर्म के साथ संयोग होते ही समाप्त हो जाए, और फिर क्या धार्मिक कट्टरता इंसानियत से बड़ी है? क्या धर्म आत्मा के स्नेह के बंधन से ज्यादा बड़ा है? उद्देश आए, सारी बात सुनी। सबने साथ में लंच किया। सुमेधा को उन्होंने कई बार देखा पर नमस्ते के अलावा बोले कुछ नहीं। सरहद पार से अपनी बेटी एक हिंदू को सौंपने आया हूँ। प्लीज सुनैना जी, आपकी सहेली 25 साल से जिस आग में जल रही है, उससे उसे बचा लीजिए। कहते हुए वो वहीं फर्श पर उनके पैरों के आगे अपना माथा रगड़ने लगा। उद्देश ने डा अंसारी को उठाया और गले से लगाकर बोले,
आप सरहद पार से हमें इतना अच्छा तोहफा देने आए हैं और हम बारात लेकर पटना तक नहीं जा सकते। इतने भी हैवान नहीं हैं हम। जाइए, विवाह की तैयारियां कीजिए। सुनैना जी ने अपने हाथ का कंगन उतार कर केतकी की कलाई में डाल दिया। जब ऐसा मिलन हो, दो सहेलियों का, दो प्रेमियों का, दो संस्कृतियों का, दो धर्मों का, तो फिर सरहद पर कांटे क्यों, गोलियों की बौछारें क्यों?